दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी भी तरीके वीडियो को अब शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और बढ़िया क्वेश्चन है, नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो नौजवान सभा की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और याद रखिएगा भगत सिंह ने किया था। नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कुंभलगढ़ किला किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कुंभलगढ़ जो किला है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब याद रखिएगा अंगूर की खेती को विटी कल्चर कहा जाता है, केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। दोस्तों विटी कल्चर आपके एग्जाम में पूछ चुका है और चांसेस वर्मी कल्चर के इस बारी बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आइनू जनजाति का संबंध किस देश से है। तो आइनू जनजाति का संबंध जापान से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन ये पूछे कि उगते हुए सूर्य का देश तो जापान, जापान की राजधानी पूछे तो टोक्यो। और क्वेश्चन एक ये पूछता है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। तो होन्शु द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बेंगलोर में ही स्थित है। और एक पॉइंट याद रखिएगा इसरो का स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो गणगौर त्योहार जो है राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्योहार है और राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है और बढ़िया क्वेश्चन है मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा मोइनुल हक स्टेडियम पटना में स्थित है, बिहार की राजधानी पटना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं विमल जलान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, विमल जलान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ में। और क्वेश्चन ने कई बार पूछा है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। तो बड़ा इमाम बाड़ा, देखिए बड़ा और छोटा दोनों ही इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा बड़ा वाला ज्यादा पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है अल्फ्रेड पार्क कहाँ स्थित है। तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। देखिए 1931 ईस्वी में इसी अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो अल्फ्रेड पार्क में हुई थी जो कि इलाहाबाद में है। चलिए आगे और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो याद रखिएगा काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा है कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है। तो काली मिट्टी का। और सबसे ज्यादा जो है काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है और यही कारण है कि कपास का उत्पादन में मैक्सिमम महाराष्ट्र में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि स्वीकार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि खुशबू का शहर किसे कहा जाता है। तो खुशबू का शहर जो है कन्नौज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्नौज। देखिए खुशबुओं का शहर का मतलब इसको कहीं कहीं आपके एग्जाम में ऐसे देगा कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है। तो एक ही बात है दोस्तों, खुशबुओं का शहर कहिए या फिर इत्र नगरी कहिए। इत्र का मतलब एक खुशबू होता है, कन्नौज को कहा जाता है। अब देखिएगा अगर पूछे पेठा नगरी किसे कहा जाता है तो आगरा को। पूछे त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है तो मदुरई को। पूछे मंदिरों और घाटों का शहर किसे कहा जाता है तो वाराणसी को। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है बरेली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो बरेली शहर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामगंगा।
अगला क्वेश्चन पूछा है चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी जनसंख्या करीब वर्तमान में 20 करोड़ है, लगभग 20 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो एक पॉइंट तो याद रखिएगा कि अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी, और ये पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है एक प्राचीन विश्वविद्यालय है जो कि भारत का केंद्र रहा है, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और वो वर्तमान में बिहार राज्य के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद देखिएगा नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बिहार के नालंदा जिले के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, नालंदा एक जिला भी है, बिहार के नालंदा जिला के अंतर्गत आता है। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, क्वेश्चन पूछा है कई बार। तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनवाया था, यह एक गुप्त शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि इसका ऊंचाई कई बार पूछ लेता है, 8611 मीटर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक सेकंड गाइस, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिछली बार भारत में जनगणना 2011 ईस्वी में हुई थी, तो इस बार 10 वर्ष के बाद यानी 2021 में होने वाली है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो सकता है, 1 से 2 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदों की संख्या पूछे तो 4 है, अगर वेदांगों की संख्या पूछे तो 6 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों की संख्या पूछे तो 18 है। ये कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो 1999 ईस्वी में हुआ था। कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इसमें भारत की जीत हुई थी और जीत जो है 26 जुलाई को ही हुई थी। 26 जुलाई को ही 26 जुलाई, एक सेकंड यहाँ पे समझिएगा, 26 जुलाई 1999 ईस्वी को ही भारत जो है पाकिस्तान से जीत गया था कारगिल के युद्ध में। इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस या फिर कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा स्मृति दिवस की जगह हो सकता है विजय दिवस देकर पूछे, तो एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जिनेवा शहर मैंने आपको कितनी बार बताया है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है समय का मात्रक नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि लास्ट में घंटा लगाए तो समय का मात्रक मार देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊर्जा यानी एनर्जी का मात्रक है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा हो।